हेलो गाइस, मेरा नाम प्रिंस है। मेरा मेन चैनल स्ट्राइक के कारण डिलीट हो गया है। ओल्ड स्टोरीज मियर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और रिवेंज ऑफ इनोसेंट गर्ल आफ्टर रीबर्थ मियर सेकंड चैनल पर अगस्त के मंथ से देखने को मिलेगा। अगर आपको अपने फेवरेट स्टोरी को सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज कमेंट करके कमेंट को स्लाइड करके वीडियो को हाइप कर दीजिए। तो चलिए इस नए स्टोरी को शुरू करते हैं। मुंबई, रात का अंधेरा अब पूरे घर को निगल चुका था। हवाओं में एक अजीब सी सन्नाटा घुला हुआ था और उस सन्नाटे को बीच बीच में तोड़ रही थी एक घबराई हुई सांस और जमीन पर घसीटते जा रहे खून के निशान। इस बीच में एक लड़की बुरी तरह घायल थी। उसके माथे से खून टपक रहा था, हाथ कांप रहे थे और पांव खून से लथपथ थे। कमर पर गहरा घाव था, फिर भी वो घसीटते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर बढ़ रही थी। हर कदम पर दर्द उसके पूरे जिस्म को चीर रहा था, पर मौत से बचने की उम्मीद अब भी आंखों में झलक रही थी। पीछे किसी के जूते की आवाज, हर कदम जैसे मौत का ऐलान कर रही हो। बचना मत, एक धीमी लेकिन क्रूर आवाज उसके पीछे गूंजती है, इस बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो आवाज, वो चेहरा, वो इंसान जिसे कभी उसने अपना सब कुछ माना था, वो ही उसकी जान का दुश्मन बन बैठा था। इस वक्त सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, छत की ओर जाने वाली टूटी सीढ़ी। कमरे की दीवार से टिकती हुई उस लड़की ने खुद को खड़ा किया। लहूलुहान पैरों के साथ लड़खड़ाते हुए उसने सीढ़ी की ओर कदम बढ़ाया। हर सीढ़ी पर उसकी सांसें और भारी होती जा रही थीं। नीचे से वो आवाज़ फिर आई, तू जितना भी भाग ले, तेरा अंताज यहीं है। उसके हाथ से खून टपकते हुए लकड़ी की रेलिंग पर गिरा। छप छप, अचानक धप, पीछे का दरवाज़ा जोर से खुला। काले कपड़ों में एक साया उस कमरे में घुसा। अब या तो प्रणवी को भागना होगा या फिर लड़ना होगा, जिससे उसने एक दिन पूरी दुनिया से ज्यादा प्यार किया था, जिसके लिए अपने सारे सपने कुर्बान कर दिया था, वही आज उसका जाका दुश्मन बन गया था। अचानक झटके से किसी ने उसके बाल पकड़े। वो लड़खड़ा कर मुड़ी। सामने एक लड़का था, आंखों में पागलपन, चेहरे पर पसीना और होठों पर वो राक्षसी मुस्कान। तू समझती क्या है खुद को? ये सब छोड़कर भाग जाएगी मुझसे? जो मेरा था वो हमेशा मेरा रहेगा, और तू मौत से भी नहीं बच सकेगी। अगले ही पल छब, एक धारदार चाकू उसकी नर्म पेट में गहरे उतर गया। प्रणवी की आंखें फैल गईं। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली, बस खून की गर्म धार उसकी उंगलियों से होते हुए फर्श पर टपकने लगी। उसकी सांस रुकने लगी। वो वहीं फर्श पर गिर गई, आंखें छत की ओर टिक गईं। शरीर अकड़ रहा था, लेकिन दिमाग अब भी चेतन था। आखिरी सांसों के बीच उसने कांपते हुए होंठों से कहा, भगवान, अगर तू सच में है तो देख, तूने मुझे क्या नसीब दिया। मैंने सिर्फ प्यार किया था और ये इनाम मिला। अगर इस जन्म में मेरा अंत यही है, तो अगले जन्म में मुझे जरूर एक मौका देना, इंसाफ करने का। मुझे दोबारा भेजना, ताकि मैं इस अधर्मी को उसी की जुबान में जवाब दे सकूं। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, पर अब उनमें जीवन नहीं, सिर्फ बदले की आग थी। कभी कभी अंत ही एक नई शुरुआत होती है। एक हॉस्पिटल के एक बिस्तर पर एक लड़की ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और चारों तरफ देखने लगीं। उनके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। मैं कहाँ हूँ? क्या ये कोई हॉस्पिटल है? कोई वार्ड? उस लड़की ने मन ही मन सोचा। क्या वो मर नहीं गई थीं? उसने अपने सीने को छू कर देखा, वो घाव कहाँ गया? उसे तो सब साफ साफ याद था, कैसे उसके पति जतिन ने उसके दिल में चाकू भोंक दिया था। वही जतिन जिसे दुनिया एक आदर्श पति कहती थी। क्या वो सब एक सपना था? अगर सपना था, तो इतना असली कैसे लग रहा था? अब भी लड़की प्रणवी के कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही थी, प्रणवी, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था। ऊपर से अब तुम्हारे रहना भी, तुम्हारी शक्ल देखना भी बोरिंग लगता है। सारा तो बहुत बेहतर है तुमसे, हसीन भी, और प्यार में पूरा तरह से आज़ाद। उसके उलट तुम तो मानो लाश हो, एकदम ठंडी और बेजान। उस सपने में प्रणवी ने ना चिल्लाया ना रोई। एक सुसंस्कारी पत्नी की तरह सब कुछ चुपचाप सहती रही।
और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? तो चलो, अब तुम मर जाओ, ताकि मैं और सारा साथ रह सकें। और हाँ, अगर तुम मरोगी, तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। जतिन ने ये कहा, और फिर बेरहमी से चाकू उसके दिल से बाहर खींच लिया। उसका खूबसूरत चेहरा खून से लथपथ था और वो मुस्कुरा रहा था जैसे सामने कोई अजनबी हो। उस सपने में प्रणवी की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, ना तो वो भूलेगी और ना माफ करेगी। लेकिन क्या वो सच में सपना था? दिल की टीस अब भी जिंदा थी, या फिर कोई चमत्कार हुआ था? क्या आजकल मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कोई दिल में चाकू लगने के बाद भी बच सकता है? वो बाथरूम गई और शीशे में खुद को देखा। क्या सर्जरी के बाद मैं और जवान दिखने लगी हूँ? उसने मेडिकल साइंस की तारीफ करते हुए खुद से कहा। या ये सब एक सपना था? क्या मैंने सच में सपना देखा कि जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा, उसी ने मुझे मार डाला? उसका दिमाग सवालों से भर चुका था। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया, स्क्रीन पर लिखा था, साल 2022। क्या ये तो मुमकिन ही नहीं। ये फ़ोन गलत टाइम दिखा रहा है। वो घबरा गई और बिना कुछ सोचे दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजे पर खड़ी नज उसे देखकर हैरान रह गई और तुरंत डॉक्टरों को बुलाया। आज की डेट क्या है? कौन सा साल चल रहा है? प्रणवी ने किसी भी अजनबी से सवाल दाग दिए। लोगों ने उसे जिज्ञासा से देखा, लेकिन कुछ ही पल में वह शांत हो गई। उसकी घबराहट जैसे थम सी गई थी। आपकी चोट ठीक हो चुकी है। आप कल घर जा सकती हैं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर धीरे धीरे सब लोग वहां से चले गए। डॉक्टरों के जाने के बाद जानवी मेहरा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, दौड़ते हुए अंदर आए और आंखों में आंसू लिए बोली, हे भगवान! तू ठीक है? तू ठीक है प्रणवी? मैं अभी तुम्हारे मम्मी और पापा को कॉल करती हूँ। वो दोनों 2 दिन से तेरे साथ थे, बस थोड़ी देर पहले ही आराम करने गए हैं। तभी प्रणवी, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, धीमे स्वर में बोली, जानवी। जानवी ने जैसे ही पलट कर देखा, प्रणवी कपूर की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे और उसका चेहरा अब भी अविश्वास से भरा हुआ था। दरअसल प्रणवी खुद को बार बार छूकर यह यकीन कर रही थी कि वो जिंदा है, और उसके मम्मी पापा भी जिंदा हैं। जानवी भी यही है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर ये सपना होता, तो वो कभी जागना ही नहीं चाहती। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी घर जाकर अपने माता पिता को देख आए। मिस कपूर, मेरे बॉस कल आपसे मिलने आ रहे हैं। कृपया ज़रूर समय निकालिएगा। तभी एक युवक ने आकर कहा, तुम्हारे मालिक कौन हैं? प्रणवी ने चौंक कर पूछा। जानवी ने उसके कान में धीरे से कहा, प्रणवी, ये वही आदमी है जिसने तुम्हें मारा था। ठीक है, मैं मिलूंगी। प्रणवी ने धीरे से सिर हिलाया। उसे भी जानना था कि आखिर ये सब हुआ कैसे, और वो दोबारा 22 साल की उम्र में कैसे लौट आए। या क्या वो अभी सच में 22 की है, और जो कुछ भी वो याद कर रही है, वो सब महज एक सपना था। लेकिन अगर वो सपना था, तो इतना सटीक और साफ कैसे था? क्या ये कोई हादसा था, या फिर भगवान की मर्जी? शायद भगवान ने उसकी तड़प देखी हो, उसकी टूटी हुई जिंदगी देखी हो, जिसमें बुरे लोग चैन से जी रहे थे और वो बस सह रही थी। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं होने देगी। जानवी, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। तुम भी घर जाकर थोड़ा सो लो। मुझे लगता है कि तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत थकी हुई हो। अब मेरी चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि मैं कल घर जा सकती हूँ। प्रणवी ने जानवी की सूजी आंखों और गहरे काले घेरों को देखते हुए सोचा, ये दोस्ती बेमिसाल है। लेकिन वो उसे सब कुछ नहीं बता सकती थी। जानवी का स्वभाव बहुत ही तेज और बेधड़क था। ठीक है यार, तू आराम कर। मैं थोड़ी देर बाहर लाउंज में झपकी ले लेती हूँ, जानवी ने कहा और जाकर बिस्तर पर लेटते ही सो गई। पिछले 2 दिन में वो एक पल को भी चैन से नहीं सोई थी। प्रणवी ने चुपचाप उसे कंबल ओढ़ाया, दरवाज़ा बंद किया और अपना मोबाइल उठाया। अब वक्त था सच को परखने का। उसने एक नंबर डायल किया और धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें 30,000 रुपये दूंगी। तुम्हें बस एक
अब से मेरा बदला शुरू। उसने एक नंबर डायल किया और धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगी। एक लग्जरी अपार्टमेंट में एक फ्लैट पर नज़र रखनी है। देखो क्या ये 2 लोग, जिनकी फ़ोटो मैं भेजूंगी, उस घर में आते जाते हैं या नहीं। 10 लाख रुपए अभी एडवांस भेज रही हूँ, बाकी तब जब तुम उनके वहाँ जाते हुए फ़ोटो भेज दोगे। समझ गया। फ़ोटो मुझे ईमेल कर देना। उधर से तुरंत जवाब आया। यह एजेंसी अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और धोखाधड़ी की जांच करती थी। प्रणवी को याद था, जब जतिन का बर्ताव अजीब होने लगा था, तो एक बार उसने इस एजेंसी से संपर्क करने की सोची भी थी। लेकिन अंत में उसने जतिन पर भरोसा किया और सब छोड़ दिया। पर इस बार नहीं। और ये पहला सबूत था। वो नंबर, एजेंसी और ईमेल सब अब भी अस्तित्व में थे। यानी उसकी यादें महज भ्रम नहीं थीं। अब उसे बस ये साबित करना था कि सान्या मेहरा वाकई उसी पते पर रहती है। अगर ये सही साबित हो गया तो उसकी बाकी यादें भी सच मानी जा सकती थीं। अगर यह साबित हो जाता कि सान्या मेहरा और जतिन सचदेवा का अफेयर चल रहा था, तो ये तीसरी बड़ी सच्चाई होती जिसे सामने लाना जरूरी था। अगर ये सारी बातें सच होती, तो 2 ही बातें हो सकती थीं, या तो प्रणवी को भविष्य की यादें थीं, या वो किसी पैरेलल वर्ल्ड में दोबारा जी रही थी। और इस बार वो फिर से 22 साल की हो गई थी। प्रणवी धीरे धीरे सब समझने लगी। असल में हो क्या रहा था, वो फिर से 22 की उम्र में लौट आई थी। और सब कुछ दोबारा शुरू हो गया था। प्रणवी धीरे धीरे सब समझने लगी। असल में हो क्या रहा था, वो फिर से 22 की उम्र में लौट आई थी। और सब कुछ दोबारा शुरू हो गया था। बेड पर लेटी हुई उसने देखा कि उसके माँ बाप कमरे में आ रहे हैं। और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यूं रोते देख उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है। अरे मेरी बच्ची, इतना क्यों रो रही है? कहीं उस एक्सीडेंट में तुझे बहुत ज्यादा चोट तो नहीं लगी? प्रणवी बस माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी, जैसे बरसों से सब कुछ अंदर ही दबा रखा हो। रात का खाना उसने माँ पापा के साथ खाया। फिर खुद ही जिद करके बोली, आप लोग अब घर जाए, बहुत थक गए हैं आप सब। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बचपन की दोस्त जानवी भी साथ आई थी, लेकिन प्रणवी ने उसे भी भेज दिया। तू भी जा जानवी, तू भी बहुत थक गई होगी। रात आधी बीत चुकी थी, तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। हेलो माय रिस्पेक्टेड क्लाइंट, बड़ी किस्मत रही आज हमारी, आज वो दोनों वहीं थे। एक ही दिन में सारा काम हो गया। आपके मेल पर सारी तस्वीरें भेज दी हैं। अगर संतुष्ट हों तो बकाया पेमेंट ट्रांसफ़र कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो कुछ और एंगल से तस्वीरें खींच लूँ। नहीं, और फोटो की ज़रूरत नहीं, अभी पेमेंट भेज रही हूँ। और सुनो, ज़रा जुबान संभाल कर रखना, अगर ज़रा भी बात बाहर निकली तो तुम जानते हो ना अंजाम। बिल्कुल मैडम, मैं प्रोफेशनल हूँ, भरोसा रखिए, आपकी पहचान गोपनीय रहेगी। प्रणवी ने जैसे ही ईमेल खोला, सामने दिखा, जतिन सचदेवा और सान्या मेहरा एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे। वो तस्वीर जैसे उसके सीने में छुरा घोंप गई हो। अब उसे अपने शक पर पूरा यकीन हो गया था, और एक अजीब सी ठंडी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। तो ये ही था असली चेहरा, बचपन से जिसे चाहा, जिसके लिए अपनी पहचान तक भुला दी, उसी ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। 10 साल की शादी, वो भी जतिन जैसे इंसान से, उसने खुद को मिटा दिया, हर कदम पर उसका साथ दिया, उसे बिजनेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, यहाँ तक कि उसे एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वही जतिन एक दिन उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा, और तो और पूरे कपूर परिवार की मौत का गुनहगार बनेगा, बस अपनी नई प्रेमिका के लिए, और वो भी एक सगाई का तोहफा देने के नाम पर। नफरत है मुझे तुझसे जतिन, तेरी सोच, तेरे वजूद से। लेकिन ऊपर वाले ने एक मौका दिया था, एक गाड़ी का एक्सीडेंट, और वो वापस 22 की हो गई। इस बार मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। अगली सुबह प्रणवी की नज़र उस लड़के पर पड़ी जिसकी कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये लड़का कितना खूबसूरत है। प्रणवी ने खुद ब खुद सोचा, 6 फुट लंबा, जैसे मॉडल, चेहरे पे ऐसी मासूमियत, लेकिन असल में पूरा प्लेबॉय, मुंबई का सबसे बदनाम इंसान, जिसके बारे में गिनती करना भी नामुमकिन था,
कि उसने अब तक कितनी लड़कियों के साथ, और यही वो इकलौता इंसान था जिसे जतिन सचदेवा अपनी पूरी पिछली जिंदगी में भी हरा नहीं पाया था। क्या मुझसे प्यार हो गया तुम्हें, मिस कपूर? आरव ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखते हुए मुस्कुराकर पूछा। उसकी आवाज में वो अजीब सी खनक थी जो किसी भी लड़की का दिल दिगा दे। प्रणवी चौंक कर होश में आए। हाँ, उसने बिना झिझके जवाब दिया। पास खड़ी जानवी तो जैसे आग बबूला हो गई। प्रणवी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वही आरव भी थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन उसके चेहरे पे हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। तुझे पता भी है कौन है ये? पूरा शहर जानता है इस लड़के के बारे में। ये सिर्फ खेलने वाला लड़का है, इसका सिर्फ चेहरा अच्छा है और कुछ नहीं। तुझे हो क्या गया है? लेकिन सच तो ये था कि प्रणवी जानती थी असली अंधी वो तब थी जब जतिन जैसे कमीने इंसान से मोहब्बत कर बैठी थी। उस दिन सुबह सुबह वो एक मंदिर में प्रार्थना करने जा रही थी जानवी के साथ, लेकिन वापसी में एक लाल स्पोर्ट्स कार ने उन्हें टक्कर मार दी। गनीमत रही कि ड्राइवर ने आखिरी सेकंड में स्टीयरिंग मोड़ दी, वरना सीधा टक्कर हो जाती। कारें जरूर क्षतिग्रस्त हुईं, लेकिन दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई। बस प्रणवी बेहोश हो गई थी, और जब होश आया तो वो वापस अपनी 22 साल की उम्र में थी। जानवी की बातें अनसुनी कर प्रणवी ने आरव की तरफ देखा और कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी शादी से मुझे भगा कर दिखा। प्रणवी, जानवी तो बौखला गई। आरव ने कुछ पल उसे घूरा, फिर जैसे मजाक उड़ाते हुए बोला, मिस कपूर, मुझे लगता है तुम्हें अस्पताल जाकर सीटी स्कैन करवाना चाहिए। प्रणवी सिर्फ मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में अब एक अलग ही जिद और नफरत थी। इस बार कोई उसे रोक नहीं सकता था। ये कहते हुए आरव मल्होत्रा ने अपनी काली फॉर्मल पैंट की जेब में हाथ डाला और यूं ही लापरवाही से एक बैंक कार्ड बाहर निकाला। फू अपनी पतली लंबी उंगलियों में उसे पकड़ते हुए उसने पूरे रौब और घमंड के साथ प्रणवी कपूर की ओर बढ़ाया। तुम्हारे हॉस्पिटल के पैसे मैं दूंगा। प्रणवी ने एक नज़र उस सुपर वीआईपी ब्लैक कार्ड पर डाली। पूरा शहर जानता था कि आरव मल्होत्रा पानी की तरह पैसे बहाता है, और जिन औरतों के साथ वो वक्त बिताता था उन्हें कभी कमी नहीं रहती थी। प्रणवी ने बिना ज्यादा सोचे कार्ड थाम लिया। आरव थोड़ी देर के लिए चौंक गया, क्योंकि मुंबई के हर कोने में लोग जानते थे कि प्रणवी कपूर एक पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और संस्कारी लड़की है। हमेशा शांत, मर्यादित, और ऐसे बिगड़े अमीरजादों से तो वो हमेशा दूर ही रहती थी। और उसका तो बस एक सपना था, जतिन सचदेवा से शादी कर एक आदर्श पत्नी बनना। मान लो, ये मेरा सगाई का तोहफा है जो तुमने मुझे दिया है। प्रणवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। साथ खड़ी जानवी तो जैसे अपने होश ही खो बैठी। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। आरव ने बस हल्के से अपने खूबसूरत होंठों को भींचा, एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ, बिना कुछ कहे, बस उसे घूरता रहा। उसकी आंखों से समझ नहीं आ रहा था कि उसने बात को गंभीरता से लिया या बस खेल समझकर छोड़ दिया। बस एक बात याद रखना, प्रणवी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मेरी शादी वाले दिन तू वहां आ गया तो मैं तेरे साथ चल दूंगी। असल में प्रणवी उस सवाल का जवाब दे रही थी जो आरव ने कुछ दिन पहले उससे किया था। अपनी पिछली जिंदगी में, शादी से एक रात पहले, जब वो इतनी एक्साइटेड थी कि सो ही नहीं पा रही थी, तभी लगभग 4 बजे उसके फ़ोन पर एक अनजान कॉल आया था। अगर मैं तुझे तेरी शादी वाले दिन उठाकर ले जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ चलेगी? सामने वाले ने सीधे सीधे पूछा था। तुम हो कौन? प्रणवी ने भौहें चढ़ाकर कहा। जतिन अच्छा इंसान नहीं है। उस आवाज ने कहा। जतिन अच्छा इंसान नहीं है। उस आवाज ने कहा। तुम्हें क्या लेना देना? प्रणवी को लगा था कि कोई नशे में धुत मजाकिया इंसान होगा और उसने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। बाद में संयोग से उसे पता चला कि वो कॉल आरव मल्होत्रा के नंबर से आया था, मगर तब भी उसने कोई फर्क नहीं समझा, क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसे रईस बिगड़ल लड़कों से नफरत करती थी। आज, जब वो वापस अपनी 22 की उम्र में लौट चुकी थी, तो उसे आरव का वो सवाल पहली बार असली मायने में समझ आ रहा था। लेकिन तब, पिछली जिंदगी में, आरव शादी वाले दिन आया ही नहीं था, तो वो भी कभी नहीं जान पाए कि उसका वो सवाल सिर्फ मजाक था या वाकई में वो सीरियस था।
वैसे भी इस बार आरव आए या ना आए उसे जतिन से तो शादी नहीं करनी थी, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्बादी का बदला लेना था। बस इतना सोचते ही वो बिना पलटे मुड़कर चली गई। बस इतना सोचते ही वो बिना पलटे मुड़कर चली गई। जानवी जल्दी जल्दी उसके पीछे भागी और दोनों कार में बैठकर निकल पड़ी। दूर खड़ा आरव बस जाता हुआ उनकी कार को देखता रहा और सोचता रहा, कपूर खानदान की वो लड़की जिसे पूरा शहर बहू बनाने का ख्वाब देखता था, आज वाकई बहुत दिलचस्प हो गई है। कार में बैठते ही जानवी का सब्र टूट गया। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या प्रणवी? तूने सच में उस लड़के से कह दिया कि वो तुझे तेरी शादी के दिन उठाकर ले जाए? वो आरव है यार, आरव मल्होत्रा, पूरी मुंबई जानती है कैसा इंसान है वो। मैं जानती थी मैं क्या कर रही हूँ। प्रणवी ने स्टीयरिंग संभालते हुए एकदम शांत और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा। वो अभी भी नहीं भूल पाई थी कि कार एक्सीडेंट से ठीक पहले जतिन ने उसके साथ कैसी हैवानियत की थी। वो अभी भी नहीं भूल पाई थी कि कार एक्सीडेंट से ठीक पहले जतिन ने उसके साथ कैसी हैवानियत की थी। पर जतिन का क्या, वो तो तेरा ड्रीम हस्बैंड है, पूरा देश तुम्हें परफेक्ट कपल कहता है। लड़कियां जलती हैं तुम दोनों से और तू शादी से पहले किसी और के साथ। शादी से पहले धोखा देना, इसमें बड़ी बात क्या है? प्रणवी ने बेहद ठंडी हंसी के साथ कहा, जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि जतिन। प्रणवी की बात सुन जानवी का तो जैसे सर चकराने लगा। मैं ये सगाई तोड़ना चाहती हूँ। शादी से पहले धोखा देना, इसमें बड़ी बात क्या है? प्रणवी ने बेहद ठंडी हंसी के साथ कहा और फिर सोचने लगी, जब मैंने अपनी आंखों से देखा जतिन अपने जिस्म से किसी और औरत के साथ था। वही जानवी एकदम सन रह गई। मेरे लिए जतिन एक जानवर है और वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। प्रणवी कपूर मानो पत्थर की तरह जड़ हो गई थी और काफी देर तक जानवी को बस घूरती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ गड़बड़ क्या हो गई थी। तभी जानवी के बैग में रखा प्रणवी का मोबाइल तेज आवाज में बज उठा। घंटी कुछ ज्यादा ही देर तक बजती रही। जानवी ने झुंझलाकर कहा, प्रणवी फोन उठा ले यार। उसे जानना था कि प्रणवी जतिन को क्या जवाब देने वाली है। प्रणवी ने गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश की और धीमी आवाज में कहा, हेलो जतिन। फोन के दूसरी तरफ जतिन सचदेवा की आवाज एकदम मुलायम और गर्मजोशी से भरी हुई थी। प्रणवी मेरी जान, मुझे माफ करना, आज मैं तुम्हें अस्पताल से लेने नहीं आ सका। वो क्योंकि मैं काम में बहुत फंसा रहा। प्रणवी के होंठों पर एक फीकी कड़वी मुस्कान तैर गई। जतिन कुछ दिनों बाद इम्प्रेसिव आउटस्टैंडिंग यंग मैन के चुनाव में हिस्सा लेने वाला था। उसी के लिए प्रणवी मंदिर गई थी ताकि भगवान से उसके लिए आशीर्वाद मांग सके और वो चुनाव जीत सके। पर अफसोस, उसी वजह से उसे हादसे का सामना करना पड़ा। लेकिन जतिन को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। वो उसे अस्पताल से लेने तक नहीं आया। कभी जतिन ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता हुआ करता था। प्रणवी खुद भी बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन जतिन के लिए उसने अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं कुर्बान कर दी थीं। हाँ, सब ठीक है, प्रणवी ने हल्की आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे लिए भगवान से दुआ की थी। जतिन हंसते हुए बोला, तुम्हें तो भगवान से ये भी दुआ करनी चाहिए थी कि हमारी शादी खुशहाल हो और हमारे दर्जनों बच्चे हों। बिल्कुल, उसने वो दुआ भी की थी। कभी प्रणवी का भी मानना था कि प्यार ही सब कुछ है। पर अब वही ख्वाहिश उसे घिनौनी लगने लगी थी। मरने से ठीक पहले उसे सच्चाई का पता चला कि पिछले 10 सालों में वो मां नहीं बन सकी थी, क्योंकि जतिन उसके खाने में लगातार कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स मिलाता रहा था। कितनी विडंबना थी कि इतने सालों तक प्रणवी को जतिन के परिवार, सचदेवाज के तानों और अपमानों का सामना करना पड़ा और वो सब चुपचाप सहती रही। जतिन का बच्चा पैदा करने के लिए उसने कितनी ही बार अस्पताल के चक्कर लगाए थे, यहाँ तक कि टेस्ट ट्यूब बेबी का भी सोच लिया था। क्या हुआ, तुम बहुत थकी लग रही हो? जतिन ने फिर से चिंता से पूछा। सुबह से जानवी के साथ ट्रैकिंग पर गई थी, बस थोड़ी थकान हो रही है। अब गाड़ी चलाकर घर लौट रही हूँ। काश मैं फ्री होता तो तुम्हें लेने आ जाता। मुझे माफ कर दो, सच में।
जतिन ने कुछ इस अंदाज में कहा जैसे उसे गहरा पछतावा हो। पर अब प्रणवी को कोई भावना व्यक्त करना ही बेमानी लग रहा था। पहले वो जतिन की बिजी लाइफ की कहानियों पर यकीन करती थी, लेकिन अब उसे हकीकत मालूम थी कि जतिन दरअसल किसी और औरत के साथ रंगरेलियां मना रहा होता था। सावधानी से गाड़ी चलाना जान, जतिन ने प्यार से कहा। प्रणवी ने बिना एक पल गंवाए फोन काट दिया। जानवी ने उसके बेरुख चेहरे को देखा और कुछ कहने ही वाली थी कि अपने शब्द होंठों पर ही दबा लिए। उसे लग रहा था कि प्रणवी जैसे एकदम बदल ही गई हो, पर उसे उम्मीद थी कि एक रात सोकर उठने के बाद शायद प्रणवी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। गाड़ी शहर की तरफ लौटने लगी। प्रणवी ने सबसे पहले जानवी को पवार विला में छोड़ा। फिर जानवी ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं और प्रणवी को ढाढ़स बंधाते हुए बोली, प्रणवी अब घर जा और अच्छे से आराम कर, इतना दिमाग पर मत ले। प्रणवी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ये वही पहली सच्ची मुस्कान थी जो उसे अपनी 22वीं सालगिरह पर वापस लौटने के बाद नसीब हुई थी। भगवान का शुक्र है कि तुम अब भी जिंदा हो, उसने कहा। क्या बकवास कर रही है तू? जानवी हक्का बक्का रह गई। मेरे पापा हमेशा कहते थे ऐसी फालतू बातें मत किया कर, मेरे जैसे लोगों की उम्र लंबी होती है। उस छोटे से एक्सीडेंट में मैं मरने वाली नहीं थी। प्रणवी भी यही मानती थी कि जानवी जैसी खुशमिजाज, ख्वाबों में खोई रहने वाली और बेफिक्र लड़की इतनी आसानी से दुनिया छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन उसकी यादों में तो एक तस्वीर हमेशा खून से सनी रहती थी, जानवी के 28वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान देने की। प्रणवी का दिल उस सोच से ही फटा जाता था। वो दर्द तो उसकी पिछली जिंदगी में भी कभी कम नहीं हुआ था। उसे इस बात की तसल्ली थी कि इस बार वो फिर 22 साल की उम्र में वापस आ चुकी थी। सब कुछ अब भी वैसा ही था जैसे पहले था। अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा था और अब उसके पास सब कुछ बचाने का मौका था। उसने खुद को संयत किया और कहा, जानवी, आज जो कुछ हुआ वो किसी और को मत बताना। कौन सी बात? मेरी आरव से डील की। जानवी ने अपनी आंखें घुमा लीं और बोली, ठीक है, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वैसे भी मुझे लगता है तू कल तक फिर से नॉर्मल हो जाएगी। पर प्रणवी जानती थी अगला दिन ही उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल देगा। अब मुझे निकलना चाहिए, सावधानी से गाड़ी चलाना, जानवी ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। प्रणवी ने सिर हिलाया और कार धीरे धीरे सड़क पर बढ़ा दी। वो वापस उसी कपूर हवेली की तरफ जा रही थी जहां वो 10 साल पहले रहा करती थी। हवेली उसे एक साथ जानी पहचानी भी लग रही थी और अजनबी भी। कार चलाते हुए उसके सीने में कहीं बहुत गहरे दर्द की लहर उठ रही थी। अगर पिछली जिंदगी में वो जतिन की चाल में न फंसी होती तो उसके माता पिता आज भी जिंदा होते। वो हादसा जानबूझकर करवाया गया था और प्रणवी बची भी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे अपनी बाहों में जकड़कर उसकी जान बचा ली थी। तभी मीनल कपूर, उसकी माँ, कोमल आवाज में बोली, प्रणवी, जानवी तुम्हें अस्पताल से लेने नहीं आई थी क्या? वो कहाँ है? प्रणवी ने अपनी आंखों में उमड़ते आंसू किसी तरह रोक लिए, एक मुस्कान चेहरे पर ओढ़ ली और अपनी माँ के पास चली आई। अब से सब बदलने वाला था। प्रणवी ने खुद से कसम खाई थी कि एक दिन वो जतिन को उसकी औकात दिखाएगी और सचदेवा ग्रुप को मिट्टी में मिला देगी, ताकि कोई फिर कभी कपूर परिवार की पीठ पर सवारी करके उन पर हुकूमत ना कर सके। तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? जब प्रणवी पास आई तब मीनल ने चिंता से पूछा। मैंने जानवी को पहले उसके घर छोड़ दिया था, बस आंखें सूखी हुई लग रही हैं तो थोड़ी ज्यादा मसल लीं। मीनल ने कहा, वैसे अभी सचदेवाज का फोन आया था, वो लोग शादी के इंतजाम की बातें करना चाहते हैं। प्रणवी ने गहरी सांस ली और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, माँ, मैं ये सगाई तोड़ रही हूँ। मैं जतिन से शादी नहीं करूँगी। क्या? मीनल कपूर का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। पास ही बैठे महेंद्र कपूर, जो अब तक अखबार में डूबे हुए थे, वो भी अपना चश्मा उतारते हुए प्रणवी की तरफ देखा और बोले, क्या तुम्हारा जतिन से झगड़ा हो गया है? प्रणवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जतिन अच्छा इंसान नहीं है पापा। वो मुझसे इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि उसे हमारे परिवार की जायदाद चाहिए।
वो हमें सिर्फ अपनी सीढ़ी बनाना चाहता है जिससे वो और ऊंचे दर्जे का आदमी बन सके। अपने माता पिता के चेहरे पर उभरती हुई शंका देखकर प्रणवी ने तुरंत जोड़ा, मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा वक्त दो, फिर तुम खुद सच देख लोगे। मीनल और महेंद्र दोनों ही चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रणवी की इस अचानक बदली सोच पर क्या कहें। प्रणवी कभी कोई ऐसी बेटी नहीं रही थी जिसने उन्हें बेवजह चिंता में डाला हो। वो बचपन से ही समझदार और शांत स्वभाव की रही थी। ये रिश्ता तो उसके दादाजी ने ही तय कर दिया था जब वो छोटी थी, और प्रणवी ने भी उसे हमेशा अपना नसीब मानकर स्वीकार कर लिया था। जतिन के अलावा किसी और लड़के से उसका कोई नाता नहीं रहा। वो जतिन को ही अपनी तकदीर समझती थी। प्रणवी ने उनकी उलझन भरी नज़रें देख लीं और बोली, पापा, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको और माँ को शर्मिंदा होना पड़े। और मुझे पता है कि इस रिश्ते से हमारे परिवार को कितना फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। महेंद्र कपूर ने लंबी सांस ली और बोले, फिर जैसे अपना फैसला सुना दिया। और अपने पिता के फैसले को सुनते ही प्रणवी के आंखों में आंसू भर गए। शादी की तैयारी करो, तुम्हारी भाभी आने वाली है। महेंद्र कपूर ने लंबी सांस ली और बोले, तुम मेरी बेटी हो, तुम पर मुझे यकीन है, लेकिन अगर अभी ये सगाई तोड़ दी जाए तो दोनों परिवारों को भारी नुकसान होगा। बल्कि इससे तो हमारा कपूर ग्रुप ही शहर में अपना नाम और भरोसा खो देगा। फिर आगे कैसे टिकेगा हमारा कारोबार इस मुंबई में? नहीं पापा, ऐसा नहीं होगा। प्रणवी का स्वर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। मैं सगाई तोड़ूंगी, लेकिन इस बार उसके अंजाम की सारी जिम्मेदारी सचदेवा परिवार को ही उठानी पड़ेगी। महेंद्र कपूर प्रणवी की आंखों में एक अलग ही सख्ती और चमक देख रहे थे। ये वही लड़की थी जो हमेशा कोमल और नर्म रही थी, पर आज उसमें कुछ ऐसा था जैसे वो कोई और ही इंसान हो। अगले महीने की शादी में सचदेवा परिवार को सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, प्रणवी ने दृढ़ और अटल स्वर में कहा। आखिरकार प्रणवी ने अपने माता पिता को मना ही लिया। भले ही मीनल और महेंद्र के मन में शंका बाकी थी, लेकिन उनकी बेटी की मजबूत जिद और निश्चय के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने ठान लिया कि वो हर हाल में प्रणवी का साथ देंगे, चाहे जतिन सचदेवा से उसकी सगाई तोड़ने की बात ही क्यों न हो। प्रणवी अपने कमरे में लौटी और उस बिस्तर पर जा लेटी जिसके लिए वो कभी तरस गई थी। उसे कभी लगा ही नहीं था कि कोई बिस्तर बदलने भर से उसकी जिंदगी में इतनी तबाही आ जाएगी। उसने इधर उधर नज़र घुमाई और वो सुपर कार्ड निकाल लिया जो उसे आरव ने दिया था। अब उस कार्ड को देखते हुए प्रणवी सोचने लगी, ये आदमी आखिर है कौन, और क्या उससे हाथ मिलाना सच में सही होगा। पिछली जिंदगी में उसने जतिन की मदद करते करते सचदेवा परिवार को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसे जतिन चाहकर भी कभी हरा नहीं सका था, वो था आरव। सब उसे कमज़ोर और मामूली समझते थे, पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहता था। पर सचदेवा परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए उसे किसी ऐसे ही मददगार की ज़रूरत थी। कुछ देर सोचने के बाद प्रणवी ने अपना मोबाइल उठाया और मुंबई के सबसे बड़े लग्जरी मॉल में फ़ोन घुमा दिया। हेलो मिस कपूर, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? दूसरी तरफ से बहुत ही आदरपूर्वक आवाज़ आई। क्या मैं सिर्फ कार्ड नंबर बताकर खरीदारी कर सकती हूँ? प्रणवी ने पूछा। क्या आपका कार्ड हमारे मॉल का को ब्रांडेड कार्ड है? कर्मचारी ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है। क्या आप कृपया अपना कार्ड नंबर बता सकती हैं? मैं चेक कर लेती हूँ। प्रणवी ने कार्ड नंबर बता दिया। सिस्टम चेक करने के बाद उस महिला कर्मचारी का लहजा पहले से भी ज़्यादा आदरपूर्ण हो गया। मिस कपूर, आपके पास जो कार्ड है वो हमारे मॉल का सुपर वीआईपी कार्ड है। आप मॉल की किसी भी चीज़ की खरीदारी बिना किसी बजट लिमिट के कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो कॉल पर भी शॉपिंग कर सकती हैं और हम सामान आपके घर पहुंचा देंगे। प्रणवी ने हाथ में पकड़े कार्ड की तरफ देखा और उसकी शक्ति पर हैरान रह गई। उसने सुना था कि बड़े घरों के कई रईस लड़के अक्सर ऐसे हाई क्लास कार्ड बनवाते हैं, पर ऐसा कार्ड जो बिना किसी सीमा के शॉपिंग करने दे, वो उसने कभी नहीं सुना था।
खासकर इतने बड़े मॉल में जहां हर चीज़ लग्जरी होती थी। सच तो ये था कि जब तक कार्ड का असली मालिक दिवालिया न हो जाए, वहां से खरीदारी जारी रखी जा सकती थी। फिर ज़्यादा सोचे बिना उसने कहा, मुझे वीडियो पर खरीदारी नहीं करनी। तुम मेरी लिस्ट के हिसाब से सामान बुक कर दो और मेरे घर भिजवा देना। पता लिख लो। लंबी लिस्ट बताकर उसने कॉल काट दी और थकी हुई आंखें बंद कर लीं। वो जानती थी, उसे अपनी भावनाओं को संभालने के लिए थोड़ी नींद ज़रूरी है। आखिर उसे इस भारी सच को पचाने के लिए वक्त चाहिए था कि वो फिर से पैदा हो चुकी थी। वही मुंबई के बाहर उत्तरांचल की पहाड़ियों पर शहर की चहल पहल से दूर एक बेहद आलीशान प्राइवेट सुपर क्लब था। वहाँ की अंदरूनी सजावट किसी महल से कम नहीं थी, और वहाँ दाखिल होने के लिए सिर्फ पैसा ही काफ़ी नहीं था। आरव उस क्लब का नियमित मेहमान था। वो क्लब के ऊंचे हिस्से पर बने एक स्वीट में बैठा था जो खड़ी चट्टान के किनारे पर बना था। उसके सामने एक विशाल फ्रेंच खिड़की थी, जहां से पूरी घाटी और पहाड़ों का मनोरम दृश्य दिख रहा था। वो बिना किसी खास सोच के एक सिगरेट फूंक रहा था। वही आरव की पीठ पीछे उसके कई दोस्त बिलियर्ड्स खेल रहे थे। उनके इर्द गिर्द कुछ औरतें भी मौजूद थीं, जो उन्हें ड्रिंक्स परोसने के अलावा कुछ और ही बेहुदा हरकतों में व्यस्त थीं। भाई, तेरा फोन बज रहा है, तरुण वर्मा ने कहा, जो आरव के ठीक बगल में बैठा था। आरव ने थोड़ा पीछे मुड़कर देखा, जिस पर तरुण उसकी तरफ झुककर बोला, अब की बार किस लड़की से पीछा छुड़ाया है तूने? वो आरव के फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र डालते ही घबरा गया। उसमें खरीदारी की लंबी चौड़ी लिस्ट नज़र आ रही थी। उसे डर था कि आरव ने इस बार फिर कोई बड़ी रकम गंवा दी होगी। आरव ने फ़ोन हाथ में लिया और यूं ही एक नज़र नोटिफिकेशंस पर डाल दी। लगातार खरीदारी के मैसेज आ रहे थे। तू औरतों पर ज़रूरत से ज़्यादा दरियादिली दिखाता है, तरुण ने सिर पकड़ते हुए कहा, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि तूने अब तक किसी औरत को किस तक नहीं किया। फ़ोन पर आते मैसेजेस को देख आरव ने बड़े शांत स्वर में कहा, अब अपनी बीवी पर तो खर्चा करना ही पड़ेगा ना। आरव ने सिगरेट बुझाई, होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसका चेहरा इतनी मोहक चमक से दमक रहा था कि एक पल को तरुण भी देखता रह गया। फिर अगले ही पल जैसे अचानक होश में आते ही चीख पड़ा, भाड़ में जाए। अभी क्या कहा तूने? आरव ने वहीं पड़ा अपना ब्लेजर उठाया और बिना पलटे हुए कहा, शादी का गिफ्ट तैयार रखना, तुम्हारी भाभी आने वाली है। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। बेबी, wanna have some fun, उसने मखमली आवाज में कहा। आरव ने एक उल्टी नज़र उस पर डाली और अगले ही पल झल्ला कर बोला, अगर तुम मरने नहीं चाहती तो गेट द हेल आउट ऑफ माई वे। वो औरत एकदम से हर उठी। कहाँ तो लोग कहते थे कि आरव तो औरतों पर जान छिड़कता है, और कहाँ वो अभी अभी उससे दांत खाई थी। उसने अविश्वास से आरव की तरफ देखा, लेकिन उसके सख्त और ठंडे नज़रों के सामने जल्दी ही वहां से खिसक ली। उसे सचमुच ऐसा लगा जैसे अगर वो वहां और एक सेकंड भी रुकी तो आरव उसे खत्म ही कर देगा। उसे अब यकीन हो गया था, सुनी सुनाई बातें अक्सर गलत होती हैं। ये पहली बार था कि वो ऐसी किसी पार्टी में अमीर लड़कों के साथ आई थी। उसने सोचा था, शायद मौका मिल जाए और वो आरव के करीब पहुंच जाए। पर अब उसे लग रहा था कि इतना अमीर और हैंडसम आदमी इतनी आसानी से हाथ नहीं आता। इधर रणवीर कपूर की नींद सुबह सुबह फ़ोन की लगातार बजती घंटियों ने उड़ा दी। वो झुंझलाकर बिस्तर पर बैठ गई और उस अनजाने नंबर को घूरने लगी। अपनी तेज़ याददाश्त के चलते बिना नंबर सेव किए ही उसे समझ आ गया कि फ़ोन आरव का ही था। फिर अपना गुस्सा पीते हुए फ़ोन उठाया और बोली, हेलो, अगर मुझे सही सही याद है तो मैंने सिर्फ तुम्हारे अस्पताल के बिल भरने की बात की थी। आरव की आवाज़ रूखी और खिन थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी नरमी भी छुपी थी। तभी प्रणवी को याद आया कि उसने आरव के पैसे इतनी धड़ल्ले से इसलिए उड़ाए थे ताकि वो खुद उससे संपर्क करे। वो हल्की सी हंसी और बोली, मुझे याद है, पर मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं उस पैसे को अपनी शादी के दहेज के तौर पर रख रही हूँ, तो इसलिए तुमने एक साथ 30 करोड़ उड़ा दिए। आरव की आवाज़ में व्यंग्य था, पर प्रणवी को याद नहीं आ रहा था कि उसने इतनी बड़ी रकम खर्च कर डाली थी। वो तो बस यूं ही कुछ चीज़ें खरीद रही थी।
इसका मतलब? आरव ने पूछा। अगर तुम मेरी मदद करोगे जतिन सचदेवा और उसके परिवार को गिराने में, तो मैं तुम्हारी मुश्किलें आसान कर दूंगी। उसकी आवाज़ गंभीर थी। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे के भाव हल्के से बदल गए। वो सोचने लगा, आखिर प्रणवी को ये कैसे पता कि वो क्या सोच रहा है। प्रणवी उसकी उलझन ताड़ गई और सीधे बोली, मैं तुम्हें उतना जानती हूँ जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, तो क्या इस सौदे में मैं ही बेवकूफ़ साबित हो रहा हूँ? नहीं, प्रणवी बोली, तुम्हें खुश होना चाहिए कि उस घटिया कुत्ता, नीच जतिन के बजाय मैंने तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चुना। पिछली जिंदगी में आरव और जतिन हमेशा एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा लिए खड़े रहते थे, पर जतिन को कोई भी हराने में सफल नहीं हो पाया था। इसलिए जतिन आरव के लिए भी एक बड़ा खतरा था। प्रणवी को नहीं पता कि उनकी जंग का आखिर में नतीजा क्या निकला था। शायद जतिन ही जीता होगा, क्योंकि वो ज्यादा धूर्त था। वही घटिया इंसान जिसने प्रणवी की मौत के बाद कपूर ग्रुप की दौलत का इस्तेमाल कर खुद को किसी बड़े रुतबे वाला आदमी बना लिया था। प्रणवी ने खुद पर काबू रखने की कोशिश की ताकि वो उन पुराने जख्मों की तकलीफ को फिलहाल भूल सके। आरव ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो समझता था कि तुम जतिन से मोहब्बत करती हो और दोनों बड़े रोमांटिक कपल हो, पर अब तो ये सोचकर तो हैरानी होती है कि तुम मुझसे हाथ मिलाने को तैयार हो। मेरी शादी में आना, तब देख लेना कि मैं कितनी सीरियस हूँ, प्रणवी ने निश्चय के साथ कहा। उसे पता था कि अब और कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। वो दोनों अब बच्चे नहीं थे। कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर काम दिखाते हैं। ठीक है, आरव ने बिना देर किए हामी भर दी। शायद इसलिए कि उसे लगा प्रणवी बहुत कुछ जानती है, या फिर इसलिए कि उसके साथ मिलकर काम करने में नुकसान से ज्यादा फायदा था। पर वो कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो अपनी भावनाएं आसानी से जाहिर कर दे। यहाँ तक कि जब जतिन के हाथों उसे मौत के घाट उतारने तक की यातना झेलनी पड़ी थी, तब भी उसने अपनी तकलीफ को बाहर नहीं आने दिया था। ये उसका बचाव का तरीका था और साथ ही इस बात का सबूत भी कि उसे घर में कितनी अच्छी परवरिश मिली थी। डन, उसने कहा। आरव से फोन पर बातचीत के बाद भी प्रणवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही, फिर हार मानकर उठ गई। हल्की अंगड़ाई लेकर वो नीचे ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। जैसे ही वो मेन हॉल में पहुंची, उसने देखा कि उसके बड़े ताऊ राजेंद्र आहूजा अपने पूरे परिवार के साथ आए हुए थे। ये परिवार हमेशा ही किसी न किसी चाल में लगा रहता था। दादाजी के मरने के बाद जब से परिवार का ज्यादातर बिजनेस महेंद्र कपूर को सौंपा गया था, राजेंद्र कपूर के मन में कहीं न कहीं जलन का जहर भर गया था, और मौका मिलते ही वो कोई न कोई नुक्स निकालने लगते थे। पिछली जिंदगी में तो उन्होंने जतिन सचदेवा के साथ मिलकर गुप्त साजिशें रच डाली थीं ताकि कपूर परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर सकें, और आखिरकार उन्हीं की वजह से कपूर परिवार की हालत बुरी तरह गिर गई थी। प्रणवी ने लिविंग रूम में बैठे लोगों को बारीकी से देखा। उसकी नज़रें फौरन ठिठक गईं। राजेंद्र आज अपनी नाजायज़ बेटी माया को भी लेकर आए थे। अगर प्रणवी की याददाश्त उसे धोखा नहीं दे रही थी, तो आज राजेंद्र का मकसद साफ था, वो माया को कपूर ग्रुप में नौकरी दिलवाना चाहता था। और चूंकि ग्रुप का इंचार्ज इस वक्त उसके पापा महेंद्र कपूर ही थे, इसलिए राजेंद्र को उनकी अनुमति चाहिए थी। साथ ही वो चाहता था कि माया को कंपनी में कोई अहम ओहदा मिले। पिछली जिंदगी में महेंद्र ने राजेंद्र की इज्जत की खातिर माया को ग्रुप में जगह दे दी थी, पर माया अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते कंपनी में न जाने कितनी मुसीबतें और घोटाले लेकर आई थी। अब जब प्रणवी दोबारा जीने का मौका पा चुकी थी, वो कैसे वही गलती फिर दोहराने दे सकती थी? वो सोच में डूबी उनके पास चली गई। प्रणवी को आता देख अचक माया ने आंखों में जैसी एक चमक उठी। प्रणवी, ये लो चाय पी लो, माया ने बड़े अदब और मुस्कान के साथ एक कप उसकी ओर बढ़ाया। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे बेहद शरीफ और आज्ञाकारी हो। जैसे ही उसने कप थामा, माया के हाथ अचानक से फिसल गए और खौलती हुई चाय का प्याला उसके हाथों पर गिरने ही वाला था।
तभी अचानक कमरे में 3 आवाजें गूंजी, पहले एक कप से टूटने की, दूसरी किसी के चीखने की और तीसरी एक चमाट की। बदला रूप। जैसे ही उसने कप थामा, माया के हाथ अचानक से फिसल गए और खौलती हुई चाय का प्याला प्रणवी हाथों पर गिरने ही वाला था। मगर प्रणवी, जो इस बार सब कुछ जानती थी, उसकी चाल पहले ही भांप चुकी थी। पिछली जिंदगी में माया ने हमेशा ऐसी मासूम शक्ल बना रखी थी। बाहर से वो भोली भाली और बेचारी लगती थी, लेकिन असल में वो बेहद चालाक और खतरनाक औरत थी। वो प्रणवी के खिलाफ गुपचुप साजिशें रचती रहती थी। और तो और, वो जतिन सचदेवा के साथ भी हमबिस्तर हो चुकी थी। प्रणवी अब किसी भी हालत में उसे बख्शने वाली नहीं थी। प्रणवी ने फुर्ती से माया का हाथ थाम लिया, जो वो खींचकर पीछे करना चाह रही थी। अगले ही पल, सारा खौलता हुआ चाय माया के हाथ पर जा गिरा। प्रणवी की हरकत इतनी तेज और सफाई से हुई कि किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। मेन हॉल में माया की चीख गूंजी और उसके बाद कप फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। क्या हुआ? राजेंद्र कपूर थोड़ा घबराया हुआ बोला। मुझे पता है, प्रणवी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, माया जल्दी से बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरा दर्द और मासूमियत का अजीब मिश्रण लिए हुए था। शायद इसी वजह से, नाजायज औलाद होते हुए भी राजेंद्र उसे बेहद दुलारता था। पर अगले ही पल, प्रणवी ने जोरदार तमाचा माया के गाल पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि सबके कान खड़े हो गए। माया भी अवाक रह गई। वो अविश्वास भरी नजरों से प्रणवी को घूरने लगी। वो प्रणवी को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो हमेशा सीधी, मासूम और नियमों का पालन करने वाली लड़की रही थी। इतनी भली कि किसी का रोना देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो तो कभी किसी पर हाथ उठाने की सोच भी नहीं सकती थी। तभी प्रणवी की गुस्सैल आवाज आई, तुझे पता है, दादाजी इस चाय के सेट से कितना प्यार करते थे। उनकी याद की एक निशानी है ये। अब क्या तू उसकी भरपाई कर पाएगी? प्रणवी की आवाज में सख्ती और अधिकार था। माया का चेहरा शर्म और दर्द से लाल पड़ गया। वो और जोर जोर से रोने लगी। आंसुओं में डूबे हुए स्वर में उसने कहा, नहीं, तुमने ही ढंग से पकड़ा नहीं, ये तुम ही। तो क्या मैं ही ढंग से पकड़ नहीं पाए, या फिर तुमने ही कब सही से थामा नहीं? प्रणवी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। क्या अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो? नहीं, वो तुम ही। माया ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया, आंखों में बेमौत का दुख लिए। और अब भी तुम बहस कर रही हो? प्रणवी का चेहरा सख्त हो गया। सच तो ये है कि जो बेटी कपूर परिवार में पली बड़ी ही नहीं, वो कभी हमारे स्तर की हो ही नहीं सकती। तुम जैसी को एक कप पकड़ना तक नहीं आता। राजेंद्र कपूर का चेहरा ये सुनते ही बुरी तरह उतर गया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि गलती किसकी थी। ऊपर से माया की हालत देखकर भी वो सीधे प्रणवी पर इल्जाम नहीं लगा पा रहा था। आखिर माया उसकी नाजायज औलाद थी और उसे समाज में वैसे ही अपनाना मुश्किल था। उसकी कोई भी सफाई देना अब उसके लिए भारी पड़ सकता था। इसलिए वो सिर्फ गुस्सा पीकर रह गया। तभी प्रणवी की नज़र राजेंद्र की बड़ी बेटी जयंती पर पड़ी। वो बोली, जयंती, तुम्हारी बहन तो तुमसे कोई मुकाबला ही नहीं कर सकती। जयंती, प्रणवी से वैसे भी कभी खास घुली मिली नहीं थी। हालांकि वो कपूर परिवार की असली वारिस थी, मगर उसके दादाजी ने कारोबार और संपत्ति महेंद्र कपूर के परिवार को सौंप दी थी। इस वजह से कपूर खानदान की असली मालकिन प्रणवी बन गई थी। इस बात की चुभन जयंती के दिल में हमेशा रही थी। मगर आज माया को लेकर जो बखेड़ा खड़ा हुआ था, उससे जयंती के चेहरे पर छुपी खुशी साफ झलक रही थी। उसके दिल में सोते जागते यही ख्वाहिश थी कि ये बेचारी माया अगर अपने बाप की दुलारी न होती, तो अब तक पिट पिट कर घर से बाहर कर दी गई होती। जयंती ने घृणा से कहा, मुझे नहीं पता कि ये किस तरह के नीच लोगों के बीच पली बड़ी है। इसके बस में तो सिर्फ लोगों की हमदर्दी बटोरना ही आता है। मैंने पापा से कितनी बार कहा था इसे घर मत लाओ, क्योंकि उससे सिर्फ बदनामी होगी। लो, अब दादाजी का चाय का कप भी तोड़ डाला इसने। सच कहूं, इसको तो पीट पीट कर सीधा कर देना चाहिए। जयंती ने गुस्से से आंखें घुमा लीं और मुंह फुला लिया।
तभी महेंद्र कपूर धीरे धीरे सोफे से खड़े हुए और बोले, देखो, ये सही है कि वो कप मेरे पिताजी की यादगार थी, मगर मैं जानता हूँ वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक कप के लिए पूरा परिवार लड़ाई पर उतर आए। मैं नौकरानी को बुला लेता हूँ, वो सब साफ कर देगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। मीनल कपूर ने भी बात संभालने की कोशिश की। माया के हाथ पर तो छाले पड़ गए हैं, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। उसे जल्दी से डॉक्टर को दिखा लो। भले ही वो सास जैसी ममता दिखा रही थीं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर माया के सूजे हुए गाल का जिक्र नहीं किया, जो उनकी बेटी की थप्पड़ की वजह से हुआ था। इस कारण प्रणवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। उसकी माँ के मन में भी अपनी छोटी छोटी चालें थीं, ये बात वो अब बखूबी समझने लगी थी। हम लोग माया को लेकर चलते हैं, सबका मूड खराब कर दिया हमने, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। राजेंद्र कपूर की पत्नी संगीता कपूर ने कहा। असल में संगीता का मन कभी नहीं चाहता था कि माया कपूर ग्रुप में शामिल हो। भले ही वो राजेंद्र की नाजायज़ बेटी को किसी तरह घर ले आई थी, मगर उसे दिल से अपनाना तो दूर, उसे सहन करना भी मुश्किल था। वो तो सिर्फ राजेंद्र के सामने नाटक कर रही थी क्योंकि माया पर राजेंद्र का दिल बहुत आता था। संगीता ने ये कहते हुए राजेंद्र का हाथ पकड़ा। राजेंद्र का चेहरा तमतमाया हुआ था। वो असल में आज माया को कंपनी में घुसाने की बात करने ही आया था, पर अब माया की इस दुर्गति के बाद उसे वो बात कहने का मौका ही नहीं मिल पाया। राजेंद्र ने गुस्से में हाथ झटकते हुए अपने कदम तेज कर लिए और पूरा परिवार उसके पीछे पीछे चल पड़ा। माया जाते जाते भी प्रणवी को नफरत भरी नज़रों से घूर रही थी। उसे ये उम्मीद ही नहीं थी कि प्रणवी इतनी बदल जाएगी। माया हमेशा सोचती थी कि अपनी मासूमियत और नाटकीय आंसुओं से वो प्रणवी को घुटनों पर ला देगी। आखिर प्रणवी तो वो थी जो सबको माफ़ कर देती थी, मगर इस बार न सिर्फ उसे प्रणवी ने थप्पड़ मारा, बल्कि कपूर ग्रुप में घुसने का मौका भी छिन गया। माया के भीतर जैसे आग धधक रही थी। मैं किसी भी हाल में कपूर ग्रुप में जाऊंगी, उसने मन ही मन कसम खाए। उधर प्रणवी ने दरवाजे पर खड़े होकर जाते हुए उन सबको देखा और उसके होंठों पर एक कठोर सी मुस्कान आ गई। वो अच्छे से जानती थी कि माया के दिल में क्या क्या खिचड़ी पक रही थी, और अब वो बस इंतज़ार कर रही थी कि माया खुद ही अपने जाल में फंसे। प्रणवी, महेंद्र कपूर ने उसे आवाज़ दी, आज तुम कुछ ज़्यादा ही हाश हो गई हो। वो लोग सालों से शांति बनाए रखने के लिए राजेंद्र के परिवार की तमाम हरकतें सहते आ रहे थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी बेटी, जो हमेशा सीधी सादी और नर्म मिजाज की रही, एकदम इतनी सख्त हो जाएगी। हालांकि उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत की झलक भी थी। प्रणवी ने पलटकर अपने पिता की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। पापा, मैंने अभी अभी सीखा है कि बहुत ज़्यादा भली और कमज़ोर दिखने वाली लड़की को लोग सबसे पहले अपना शिकार बनाते हैं। मगर तुमने ये कहकर झूठ बोला कि वो कप तुम्हारे दादाजी की निशानी थी, महेंद्र कपूर ने थोड़े झिड़कने वाले लहजे में कहा, पर उसकी आवाज़ में प्यार छुपा था। प्रणवी ने शरारती अंदाज में ज़बान बाहर निकाल दी। उसने मन ही मन सोचा, किसी चालाक और दिखावटी इंसान से निपटने के लिए अच्छाई की सीमा रखना जरूरी नहीं होता। प्रणवी कपूर के मोबाइल पर मेन हॉल में ही घंटी बजने लगी। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली और कॉल रिसीव किया। हाँ जानवी, अरे सुनो, कल एक चैरिटी डिनर है, तुम आओगी ना? जानवी ने पूछा। उसे ये बात आज ही याद आई थी, वरना दोनों जब दिन में अलग हुई थीं, तभी पूछ लेती। प्रणवी कुछ पल के लिए चुप हो गई और मन ही मन पुराने वक्त की झलकियों में खो गई। मुंबई में हर साल ये चैरिटी इवेंट होता था और शहर के तमाम रईस लोग उसमें शामिल होते थे। पहले वो ऐसे फंक्शन में कभी नहीं जाती थी, क्योंकि वो हर बार टाल देती थी। जतिन सचदेवा ने भी कभी उसे मजबूर नहीं किया था। वो समझती थी कि जतिन ये सब उसकी भलाई के लिए करता था। लेकिन अब उसे सच मालूम था, जतिन चाहता ही था कि वो एक सुनहरी पिंजरे में कैद रहे, किसी से मेलजोल न रखे, ताकि कभी उसके खिलाफ खड़ी न हो सके।